तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे एनसीईआरटी का पार्ट 3 जिसमें कि हम देख रहे हैं साइंस क्लास 9th की चैप्टर 2 देखेंगे। आज हम चैप्टर 1 आप मेरे साथ देख चुके हो 2 पार्ट्स में, और आज चैप्टर 2 शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 है हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है वो है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों के यौगिकों से मिलकर बना होता है। यानी अगर हमको मिश्रण बनाना है तो एक या एक से अधिक जो शुद्ध तत्व होंगे उनके मिश्रण यानी उनके जो यौगिक होंगे उनको मिलाएंगे हम, तब हमारा मिश्रण बनेगा। इसके बाद देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो मिश्रण कितने प्रकार का होता है ये पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो अवयव होते हैं यानी जो कण होते हैं उसके आधार यानी उसकी जो प्रकृति होती है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे कि अब कंकड़ों को और रेत को मिला देंगे तो वो हमारा अलग मिश्रण हो गया। पानी में चीनी को मिला देंगे तो वो हमारा अलग मिश्रण हो गया। नींबू पानी हो गया, ये हमारा अलग मिश्रण हो गया। तो ऐसे ही कि बहुत से प्रकार के हमारे मिश्रण होते हैं। जैसे कि निलंबन अगर हम करते हैं तो उससे हमको अलग मिश्रण मिलते हैं। और विलयन, विलेय, विलाया की हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि विलयन क्या होता है। ठीक है, तो विलयन जो है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? अब ये समांगी मिश्रण होता है समान मिश्रण। जब दो चीज़ें समान होंगी तो वो हमारा समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम रोज़ देखते हैं अपने आम जिंदगी में वो है नींबू पानी। नींबू का रस और पानी दोनों मिल गए ना, अब हम इसको वापस नहीं ला सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। यानी ये हमारा एक विलयन है। ठीक है, जो हमारे ठोस हैं, द्रव हैं और गैस, ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम ठोसों का बनाएं तो मिश्र धातु होती है, तांबा, कांसा, ये सब कुछ मिश्र धातु होती है ना। इसमें टिन होता है और सोना होता है। तो शुद्ध सोना हम नहीं लेते हैं, वो भी 24 कैरेट सोना नहीं होता है कभी भी। हो या तो वो 22 कैरेट होगा या 21 कैरेट होगा। तो उसमें भी हमारा धातु मिलाई जाती है, तब उसको स्टेबल बनाया जाता है। नहीं तो जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत ही लचीला होता है, उसको हम पहन नहीं सकते हैं। और इसके बाद अगर हम गैस में देखें तो वायु, वायु का मिश्रण तो होता ही है। अभी हमारे एटमॉस्फेयर में एक ही प्रकार की वायु तो है नहीं, इसमें बहुत प्रकार की वायु हैं। वायु बोले तो गैसें, गैसें बोले तो ऑक्सीजन हो गई, और इसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है हमारा। इसके बाद हम विलयन के गुण देखेंगे। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण में 1 nm से जो छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से दिखे नहीं जा सकते हैं। जो इसके कणों का व्यास होता है, विलयन के कणों का व्यास होता है वो 10⁹ मीटर, यानी 1 न्यूटन मीटर, एक नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर मतलब बहुत ही छोटा, जिसको कि हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जो ये कण होते हैं छोटे छोटे, ये विलयन के कण होते हैं, ये प्रकाश को क्या नहीं करते हैं? फैलाते नहीं हैं। ठीक है, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। नींबू पानी हमने बनाया तो अब हम नींबू अलग और पानी अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो और यहाँ पे मिश्र धातु देखते हैं। ये धातु के समांगी मिश्रण होते हैं जिसे भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। जो मिश्र धातु होती हैं उनको क्या मानते हैं? हम मिश्रण मानते हैं, क्योंकि ये अपने जो घटक होते हैं इनके के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटन रखते हैं। उदाहरण के लिए हम ये देखते हैं कि
पीतल और जिंक, ये हमारे दोनों ठोस है ना, तो ये तो हमारे दोनों ठोस हैं। जो जिंक है हमारा 30% बनता है। जब हम 30% जिंक और कॉपर 70% लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पीतल बनेगा। यानी हमको पीतल कोई हमको एक पर्टिकुलर धातु नहीं है, पीतल क्या है, मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है, जिंक का मिश्रण है और कॉपर का मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है ठोस और द्रव को मिलाने का। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। यानी तरल घोल पानी हो गया, इसमें हमने क्या मिलाया, ऊपर से चीनी मिलाई। तो जो चीनी है वो हमारी ठोस है, चीनी के कण ठोस होते हैं, और इसमें हमने क्या मिला रखा है, पानी में चीनी मिला रखी है। तो जो चीनी है वो क्या है, विलेयी है, यानी जो कम मात्रा में होगा। ठीक है, जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, हमारा विलेयी होगा। और लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में है उसको हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। ठीक है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जैसे कि हम नींबू पानी पीते हैं तो नींबू कम है हमारा, तो नींबू हमारा क्या होगा, विलेय होगा। लेकिन पानी ज़्यादा है तो पानी हमारा विलायक होगा। ठीक है, आयोडीन और एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है, इसे आयोडीन विलेय और एल्कोहल विलायक है। यानी यहाँ पे जो आयोडीन होगा वो कम मात्रा में होगा और एल्कोहल अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, अब एल्कोहल अधिक मात्रा में है तो इसलिए इसको विलायक कहेंगे। ठीक है, वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, जो सोडा जल होता है, कोक इत्यादि तरल विभिन्न में गैस के रूप में होता है। जो हमारी सोडा जल होता है, कोक होता है, इसमें जो गैस है ये कंप्रेस करके डाली जाती है। ठीक है, ताकि हम जब खोलते हैं तो आवाज़ आती है ना और बुलबुले उठते हैं, इसके अंदर गैस भरी जाती है, तो इसलिए बुलबुले उठते हैं। इसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है ये विलेय का काम करती है। क्यों करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है किसके मुताबिक, जल के मुताबिक। तो ये जो जल है ये हमारा यहाँ पे विलायक हो जाएगा। वायु गैस में गैस का विलयन है। जो वायु है गैस में किसका विलयन है, गैस का ही विलयन। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर पे, 21% है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करना कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट है, 21% है। ठीक है, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, 78% है। ठीक है, इसका क्या है, समांगी मिश्रण है। और जो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन है उसको क्या कहते हैं, वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें जो है बहुत कम मात्रा में है उपलब्ध होती हैं। अब आप खुद ही देख लो, जब 78% हमारा नाइट्रोजन हो गया और 21% ऑक्सीजन हो गया तो बचा ही कितना, 78 और 21 99। अब 1% बचा है, तो 1% में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये बहुत सारी जो एक्स्ट्रा अदर गैसें हैं वो आती हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता देखते हैं। जो विलेय की मात्रा होती है अपॉन विलयन की मात्रा। अगर हमको विलयन की सांद्रता देखनी है तो हम क्या करेंगे, विलेय यानी जो कम है, अपॉन यानी बट्टे जो ज़्यादा है, यानी चीनी बट्टे पानी कर देंगे। चीनी की मात्रा जितनी है उसके बट्टे पानी की मात्रा कर देंगे, तब हमारा क्या निकलेगा, सांद्रता निकलेगी। जो हमारी विलयन की सांद्रता है वो निकल के आएगी। या हम क्या कर सकते हैं, विलेय की मात्रा बट्टे विलयन की मात्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसने दे रखा है द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत। अगर हमको निकालना होगा, कहीं पे क्वेश्चन में दे रखा है कि द्रव्यमान बट्टे विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि विलेयी पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा, विलेयी पदार्थ का कुछ भार होगा ना, उस भार को लेंगे और उसके अपॉन में जो है विलयन का द्रव्यमान। यानी अगर मैंने 100 ग्राम चीनी ले रखी है तो और अपॉन में मैंने ले रखा है 1000 ग्राम पानी। ठीक है, या 1000, इसको वो समझ लो मिलीलीटर, और तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इससे हमको क्या क्या मिलेगा, द्रव्यमान बट्टे विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि निलंबन क्या होता है। तो निलंबन क्या होता है, जो
ठोस द्रव में परीक्षित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। यानी जो ठोस है हमारा सॉलिड, अगर वो द्रव में हमारा घुल जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? निलंबन कहेंगे। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आप चीनी का ही ले लो। चीनी क्या होती है? जल में घुल जाती है ना, तो यहाँ पे यानी निलंबन होगा। ठीक है। निलंबन का विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है? विषमांगी मिश्रण है, यानी इसमें समान कण नहीं होते हैं। चीनी अलग हो गई, पानी अलग हो गया। ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ समझा रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको रिलेट करो अपने डेली लाइफ रूटीन से, उसको रिलेट करो, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें क्या होता है? विलेय पदार्थ कण जो हैं नहीं घुलते हैं, बल्कि माध्यम में समशिष्ट में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अगर हम पानी में छोटे छोटे कंकड़ डाल दें तो ये हमको एक निलंबन का दूसरा एग्जाम्पल मिल सकता है। अगर हम चीनी को ना घोलें तो ये भी एक निलंबन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो चीनी को हम देख सकते हैं ना। चीनी इतने आसानी से नहीं घुलेगी, जब हम उसको घुमाएंगे घुमाएंगे तब वो घुलती है। अब इसने कुछ इसके गुणधर्म दे रखे हैं निलंबन के। यह क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अगर हम पानी में कंकड़ डालेंगे तो उनको हम देख सकते हैं। ठीक है। और पानी में अगर हम डायरेक्ट चीनी के कण डालेंगे तो उनको हम देख सकते हैं। कब तक? जब तक कि हम उसको पूरा घोल ना दें, तब तक। ठीक है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। अब ये दृष्टिगोचर क्या होता है? दृष्टिगोचर मतलब कि वो हमको दिखाई देगा। ठीक है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी हो जाता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। आप पानी गर्म करते हो तो जब आप गर्म करते हो तो उस टाइम पे पानी साफ रहता है, लेकिन अगर आप उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हो तो आप देखते हो कि लास्ट में क्या होती है? हल्की हल्की मिट्टी जम जाती है। तो वो मिट्टी जमना क्या है? यही निलंबन है। ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं कि कोलाइड विलयन क्या होता है। ये कोलाइड विलयन तो आपने बहुत बार सुना होगा कि क्या होता है आखिर। तो जो हमारा ये कोलाइड विलयन है, ये वही है जो हमारा निलंबन था, लेकिन जो इसके कण होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि वो हमको नॉर्मली नहीं दिखते हैं। ठीक है। तो कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। जो कोलाइड है, इसके कण जो हैं विलयन में पूरे रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार क्या होता है? छोटा होने के कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन ये वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे कि दूध में पानी है ना, लेकिन पानी के जो कण हैं वो बहुत छोटे हैं। हम उसके कणों को नॉर्मली नहीं देख पाएंगे दूध में। ठीक है। तो हम दूध में पानी तो मिलाते ही हैं, जबकि ये विषमांगी मिश्रण है। दूध अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है। ठीक है। कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण द्रव, गैस। ये अगर हम द्रव और गैस को मिलाएं तो इसका एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि एरोसोल यानी कोहरा, बादल, कुहास, ये हमारा एक हमको ये मिल सकते हैं। ठोस और गैस को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलता है? धुआं मिलता है। स्वचालित वाहन का जो थिनार होता है, यानी जो बाहर से एग्जॉस्ट निकलता है ना, धुआं कहते हैं हम जिसको, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। गैस और द्रव में देखेंगे तो क्रीम हो गई, शेविंग क्रीम या कोई अदर क्रीम। द्रव और द्रव में देखेंगे तो दूध हो गया, फेंस हो गया, क्रीम हो गया। ठोस और द्रव में देखेंगे तो मैग्नीशिया, मिल्ट, कीचड़, ये सब क्या है? ठोस के और द्रव के उदाहरण हैं। यानी इसमें ठोस और द्रव दोनों मिले हुए हैं। ठीक है। ये आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। ठोस, गैस और ठोस को अगर हम देखें तो फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस, ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं। और द्रव और ठोस को हम देखें तो जली, पनीर, मक्खन। ठोस और ठोस को देखें तो रंगीन, रत्न पत्थर, दूधिया कांच, यानी उसमें दूधिया कांच में दो टाइप के पत्थर होते हैं। ठीक है। वो मिले होते हैं। कोलाइड के गुणधर्म देख लेते हैं। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। जो इसके कण हैं वो आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। ये देखे जा सकते हैं, आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है। तथा इनके जो मार्ग में दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी हो जाते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण में पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रित तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। अगर हम इसको छानेंगे
तो ये बोल रहा है कि छानने से क्या होगा, हमको ये नहीं दिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलग अलग विधियाँ होती हैं। अब जैसे समुद्र में हम कहते हैं ना कि नमक होता है, तो वो नमक हम ऐसे छान के तो निकाल नहीं सकते हैं, उसकी अलग विधि होती है, तो उस विधि से हम नमक निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है एक बेस्ट एग्जाम्पल, टिंडल प्रभाव। अब ये टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव से सब आप लोग सब वाकिफ हैं। आपके घरों में रोशनदान होता है, लेकिन जब उस रोशनदान में हद से धूप आती है और उसमें छोटे छोटे कण लगते हैं ना, धूल के कण, तो वो कण हमको कैसे दिखाई देते हैं? ऐसा लगता है कि उजाला हो गया पूरा, एक अलग सी लेयर आती है, तो वही टिंडल प्रभाव है, ठीक है। इसने ये पेड़ों के बीच में से दिखा रखा है, लेकिन आप इसको अपने घर से रिलेट करो कि हमारे घर में कैसा होता है। तो हमारे घर में से जब आती है, बाहर से सूर्य की रोशनी आती है, तो वो धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना बीच में, तो वही टिंडल प्रभाव है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? तो अब हम ये देखते हैं कि जो शुद्ध प्रकार पदार्थ होते हैं उनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा तत्व और दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम तत्व के बारे में देख लेंगे और इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो तत्व, रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटली लॉरेंट ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी ये कहना चाहते थे कि जो तत्व हमारा वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। यानी हम एक तत्व से दूसरा तत्व, उसी तत्व से दूसरा नहीं बना सकते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार का रहेगा वो। तत्वों के साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु तीन चीज़ों में तीन वर्गीकृत किया गया है। इसको थ्री टाइप्स में, तीन प्रकार में इसको वर्गीकृत किया गया है, और ये हम थ्री टाइप अभी देखेंगे। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये अधातुवर्ध्य होती हैं, इनको पीट पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। यानी जो हमारी धातु होगी इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीट सकते हैं और पीट पीट के इसको एक पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण क्या होता है? अभी प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब अगर हम इसको मारते हैं तो टन की आवाज़ वो वापस बैक होगी, ठीक है। जो स्कूल की घंटी होती है उस घंटी से रिलेट करें इसको। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि क्या है, धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक पॉइंट आता है कि पारा क्या है। तो जो पारा है वो कमरे के ताप पर द्रव है, लेकिन द्रव नॉर्मली हमारा धातु नहीं होता है, लेकिन पारा हमारा धातु है, ठीक है। इसके बाद अधातु देखते हैं। अधातु क्या होता है? ये विभिन्न रंगों की हो सकती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। यानी जो हमारा अधातु होगा वो विद्युत कुचालक होगा। ये चमकीली होती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। प्रतिध्वनिपूर्ण हो सकती है, नहीं हो सकती है। अधातुवर्ती हो सकती है, नहीं हो सकती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि हमारे क्या हैं, अधातु के उदाहरण हैं। कुछ तत्व अधातु और धातु के बीच के गुणधर्मों को दर्शाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी जो उपधातु होगा वो हमारा धातु और उपधातु अधातु दोनों के क्या करेगा, उसमें दोनों के गुण होंगे, ठीक है। वो उसमें सिर्फ एक ही के गुण नहीं होंगे। अभी तक ज्ञात की 100 से अधिक तत्व हमको ज्ञात हैं अभी, लेकिन जो इसमें से 92 हैं उनका हमने निर्मित है, यानी वो मानव निर्मित हैं। जो शेष हैं वो मानव निर्मित है और जो 92 हैं वो प्राकृतिक हैं। अधिकतर तत्व क्या हैं, ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें होती हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव है। यानी जो दूसरा तत्व हमारा क्या, एक तो पारा है, दूसरा क्या है, ब्रोमीन, कमरे के ताप पर द्रव है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान
303 यानी 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। यानी अगर इससे ज़्यादा तापमान होगा तो ये क्या करेंगे, द्रव अवस्था ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तत्व खत्म हो गया और यहाँ से है यौगिक शुरू। यौगिक को हम अपने चैप्टर 2 के पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक्स। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि लोग देख सकें और पढ़ें साइंस की कि कैसे एनसीईआरटी साइंस में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और मेनली ये एसएससी और आईएएस या यूपीएससी जिसको भी इनमें इंटरेस्ट है वो लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कह सकते हैं कि ये रामबाण है उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए आप ये एक शेयर ज़रूर दें, सोशल मीडिया पे एक शेयर ज़रूर डाल दें। थैंक यू सो मच गाइस।